students, how are you all? So as you all know that we were doing the first chapter of class 11th, nature and purpose of business. तो बिजनेस का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. इसमें हमने ये देखा था अभी लास्ट वीडियो में कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं. 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स थे, वो तीनों ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर कर लिए हैं. अब इसमें एक नया टॉपिक है जो हमें बताएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है. तो ये टॉपिक हमें बताएगा कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. ये तो आप सबको पता ही है कि बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है. बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसकी जो इनकम होती है, जो बिजनेसमैन को मिलती है, वो प्रॉफिट के फॉर्म में मिलती है. एंड प्रॉफिट सिंपली क्या है? प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला बताया गया है एसपी माइनस सीपी. इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो चुका है. तो अब यहाँ पे बताया जाएगा इस पार्ट में कि प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में. प्रॉफिट क्या क्या मायने रखता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉफिट की बिजनेस में. तो देखो, जो पहला बताता है, पहला रोल प्रॉफिट का ये है सर्वाइवल का. एंड सर्वाइवल आपने किसमें देखा था? सर्वाइवल आपने देखा था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में बिजनेस के, एसपीजी, सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ. तो सर्वाइवल आपने देखा था कि ये बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी होता है. तो सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट जरूरी है. आपको शुरू में बताया गया था अगर एक बिजनेस चाहता है कि वो सर्वाइव करे तो उसको प्रॉफिट अर्न करना ही होगा. अगर वो प्रॉफिट्स अर्न नहीं करेगा देन दैट बिजनेस विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, इट विल कम टू एन एंड. तो दिस पॉइंट सेज दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एनी प्रॉफिट. प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो वो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे. प्रॉफिट क्या है? बिजनेसमैन के लिए सोर्स ऑफ इनकम है. ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है, जैसे कि मिस्टर ए है और ये एक बिजनेस कर रहे हैं, एंड इन दिस बिजनेस दे आर मैन्युफैक्चरिंग टेबल्स. ठीक है, और जब उन टेबल्स को वो सेल करेंगे तो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है. सेल करेंगे तो उनको कस्टमर्स पेमेंट करेंगे जो कि उनका होगा सेलिंग प्राइस. इस टेबल को बनाने के लिए जितना जितना उन्होंने स्पेंड करा होगा, जितने एक्सपेंसेस करे होंगे, वो होगा इस टेबल का कॉस्ट प्राइस. एंड व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन इट कम्स टू प्रॉफिट. तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा. तो जब इनको प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? वो प्रॉफिट ये अपने घर ले जाएंगे. इस प्रॉफिट से, इस मनी से क्या होगा? इनकी नीड्स पूरी होंगी, इनकी फैमिली की नीड्स पूरी होंगी. तो दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम. बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो अगर उसको वो इनकम नहीं मिलेगी, ठीक है, जब तक वो ज्यादा प्राइस पे सेल नहीं करेगा तब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा. जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो कुछ पैसा अपने लिए नहीं ला पाएगा, खुद यूज नहीं कर पाएगा. तो फिर बिजनेस का मतलब भी क्या होगा? अगर उसको पैसे मिलेंगे ही नहीं उस बिजनेस को करने से तो फिर उसका वो बिजनेस फालतू है. ना वो सरवाइव कर पाएगा, ना उसका बिजनेस सरवाइव कर पाएगा. आपके पेरेंट्स हैं, ऑफिस अगर जाते हैं, या टीचर्स हैं, अगर मदर टीचर, आपके फादर टीचर है, स्कूल जाते हैं तो वहां से उन्हें सैलरी मिलती है एंड उस सैलरी से वो अपने एक्सपेंसेस चलाते हैं. उसी तरह से बिजनेसमैन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और उसको उसकी इनकम प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगी. तो जब उसको प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट वो घर लाएगा एंड उसको वो यूज करेगा. ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट इज वेरी एसेंशियल फॉर द बिजनेस. Now second point is saying expansion and growth. Expansion and growth. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का क्या मतलब है? एक्सपेंशन बिजनेस को एक्सपैंड करना, बिजनेस को बढ़ाना, एंड ग्रोथ बिजनेस की ग्रोथ होना. ठीक है, सेम है. एक्सपेंशन ग्रोथ का मतलब सेम होता है ना. ये पॉइंट कहता है कि बिजनेस जो है वो तभी एक्सपैंड कर पाएगा जब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न करेगा. जब वो सफिशिएंट अमाउंट के प्रॉफिट्स अर्न करेगा तभी वो बिजनेस ग्रो कर पाएगा. देखो, जब प्रॉफिट लार्ज होता है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा चौड़ा पैराग्राफ दिया गया है, इसमें नए नए टर्म्स भी आपके आए हैं. एंड ये कहता है कि व्हेन प्रॉफिट इज लार्ज तो उसका एक पार्ट जो है हमेशा री इन्वेस्ट कर दिया जाता है फॉर द एक्सपेंशन. ठीक है, और बाकी ऑपरेशंस के लिए. रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट एक इंटरनल सोर्स है फंड्स का, और यहाँ पर आप इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स की आप बात करोगे. ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर? ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें 2-3 चीजें आपको बताई गई है. सबसे पहले आप ये जान लो कि फंड्स क्या होते हैं. फंड्स कुछ नहीं है. फंड्स का मतलब है मनी. ठीक है, मनी होता है फंड. अब बिजनेस है, बिजनेस को चलने के लिए, बिजनेस आपका है मिस्टर ए का, एंड इस बिजनेस को चलने के लिए मनी की जरूरत होगी जो कि मिस्टर ए इस बिजनेस में लगाते हैं.
जब भी किसी बिजनेस का ये ओनर, देखो जो भी बिजनेसमैन होता है ना, जिसका बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओनर। तो जो ओनर होता है बिजनेस का, वो क्या करता है, वो कुछ कुछ मनी लगाता है, फिर उसी मनी से वो बिजनेस की बिल्डिंग बनाता है, बिजनेस के लिए मशीन्स खरीद के लाता है, जितनी भी जरूरत होती है सामानों की, रॉ मटेरियल से लेकर जो बिजनेस का सारा सामान है, फैक्ट्री है, पेमेंट करनी, वो सारी चीजों के लिए जो शुरुआत में पैसा लगाया जाता है, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है, जो ओनर लगाता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ये आपका कैपिटल वो वाला कैपिटल नहीं है, इंडिया की कैपिटल नहीं, ये कैपिटल वो मनी है जो एक ओनर एक बिजनेस शुरू करते टाइम लगाता है। अगर एक मिस्टर ए है, उनको शुरू करना है बिजनेस, उनको एक शॉप स्टार्ट करनी है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले एक शॉप खरीदेंगे जाके, ठीक है। अगर वो रेंट पे लेना चाहते हैं तो रेंट पे ले लेंगे, वरना वो क्या करेंगे, वो खुद की एक कंस्ट्रक्ट करवा लेंगे। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, पैसे खर्च करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उनको अपनी शॉप के लिए फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, तो वो फर्नीचर कारपेंटर से जाके बात करेंगे, उनसे फर्नीचर बनवा लेंगे, उसको पैसे दे देंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, अब उनको शॉप में सामान रखना, अगर वो स्टेशनरी की शॉप बनाना चाहते हैं तो वो जाएंगे किसी के पास जो स्टेशनरी का सामान उनको थोक में दे देगा, थोक में कैसे, ज्यादा क्वांटिटी में दे देगा, और फिर वहां से वो खरीद के ले आएंगे और अपनी शॉप में उसको सजा के रख देंगे। तो ये बिजनेस शुरू करते टाइम जो पैसा खर्च कर रहा है ओनर, यहाँ पे उस ओनर को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, यहाँ उसको केवल बिजनेस सेटल करना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो ये जो मनी टोटल लगाएगा ओनर, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है, सारा पैसा तो ओनर नहीं लगा पाएगा। अब कुछ होते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं लोन लेने, वो जाते हैं लोन लेने, ठीक है। वो बैंक के पास जाएंगे या बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है उनके पास जाएंगे, वहां से लोन लेकर आएंगे, और फिर वो उससे जो है अपने बिजनेस के अंदर जो जो उनको चीजें लानी है करनी वो लगाएंगे। तो ये जो मनी यूज हो रहा है, इस पूरे मनी को हम फंड्स बोलेंगे। जितना भी मनी लग रहा है बिजनेस में, इसको हम फंड्स बोलेंगे। ओनर जो लगाता है उस मनी को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, विच इज नोन एज कैपिटल। बस इतनी सी बात है। तो ये जो फंड्स मनी लग रहा है, इस फंड्स के सोर्स क्या क्या है, सोर्स क्या क्या कहते हैं कि ये बिजनेसमैन जो है, इसको फंड्स कहाँ से मिलेगा, ये मनी कहाँ से मिलेगा। तो ये कहा जाता है कि जितने भी फंड्स लगाना चाहते हैं बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, वो उसको दो तरह से मिल सकते हैं, वो उसको दो तरह से मिल सकता है। फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स, एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, ये इंटरनल सोर्स है और ये एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स क्या है, ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर का ही पैसा यूज किया जाएगा। इस बिजनेस का अंदर का जो मनी है, जब वो यूज करा जाएगा बिजनेस के किसी काम को करने के लिए, तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है। लेकिन जब ये जो बिजनेसमैन है मिस्टर ए, जब ये बाहर की किसी पार्टी से, किसी एक्सटर्नल पार्टी से, इस एक्सटर्नल पार्टी में कौन कौन हो सकता है, इस एक्सटर्नल पार्टी में बैंक्स हो सकते हैं और कोई अदर इंडिविजुअल्स, दूसरे लोग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जनरल पब्लिक, जो जनता है नॉर्मल हमारी, वो भी हो सकती है, ठीक है। और कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी हो सकते हैं। जब बाहर से ये किसी से पैसा लेंगे और फिर इस बिजनेस के अंदर लगाएंगे, बिजनेस के अंदर लगाने का मतलब बिजनेस की चीजें जो बिजनेस के काम के लिए यूज करेंगे, तो ये एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा फंड का। जब बिजनेस के अंदर का ही पैसा यूज कर रहे हैं तो वो इंटरनल सोर्स है फंड का। तो यहाँ पे ये बताया गया कि फंड्स को जनरेट करने के लिए, फंड्स के लिए दो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं बिजनेसमैन के पास। या तो वो बिजनेस के अंदर का ही पैसा यूज कर ले, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ सामान खरीदना है, आपके जो पेरेंट के पास पैसे हैं, आपने वो उनसे पैसे लिए, आप जाकर, आपको मान लीजिए ड्रेस खरीदी, तो आप ड्रेस खरीद के ले आए। लेकिन अभी आप क्या करो, तो आपका यहाँ क्या हुआ, आपने पैसे लिए पेरेंट से, आप ड्रेस खरीद के ले आए। अगर दूसरा केस देखिए, आपको ड्रेस चाहिए थी, आपने अपने फ्रेंड से पैसे बोरो करे और फिर आप जाके ड्रेस खरीदोगे, जाके आपने फ्रेंड से बोरो करे और ड्रेस खरीदे, तो जो आपने अपने पेरेंट से लेकर बोरो करे थे पैसे, वो आपके इंटरनल सोर्स, आपके वो पेरेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि वो एक सोर्स है जो आपको मनी दे रहे हैं, एंड सिंस वो घर के अंदर है, आपके इंटरनल है, तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है। सेम ड्रेस परचेज करने के लिए जो फंड्स आपको, जो मनी आपको एक्सटर्नल से मिल रहा है,
एक्सटर्नल मतलब आपका फ्रेंड जो आपके घर के बाहर रहता है, जब वो आपको देगा तो वो फ्रेंड जो है वो आपका एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा फंड का। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपने अपने घर से, अपने इंटरनल सोर्स से पैसे लिए, आपने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए ड्रेस लेने के, तो क्या आप ड्रेस लेने के बाद वो पैसे अपने पेरेंट्स को वापस करते हो? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल सोर्स से लिए पैसे, आपने अपने फ्रेंड से पैसे बोरो करे हैं, फिर आपने ड्रेस खरीदी जाके, तो आप अपने फ्रेंड को वो पे बैक करोगे, आप अपने फ्रेंड को वो पे बैक करोगे इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अगर फ्रेंड नहीं है तो आप इंटरेस्ट के साथ भी पे करोगे, डिपेंड करता है। तो सिमिलरली बोला जा रहा है कि एक किसी भी बिजनेस के लिए इंटरनल सोर्स ज्यादा अच्छा होता है। इंटरनल सोर्स जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। इंटरनल सोर्स क्यों अच्छा होता है? सिमिलर रीजन है। आपने पेरेंट्स से बोरो करा, आप उनको वापस नहीं करना, आप गए, आप ड्रेस खरीद के आ गए, आपको ड्रेस के पैसे वापस नहीं करने। किसी से आप बोरो करके आए हो पैसे, फिर आपने ड्रेस खरीदी, तो आपके वो पैसे तो ड्रेस में चले गए। बाकी फिर अगर वो 500 की ड्रेस थी, आपने 500 बोरो करा था उनसे, तो आप 500 उनको पे करोगे जाके। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल सोर्स थे। घर में इंटरनल सोर्स पेरेंट्स हैं, आप उनको 500 नहीं वापस करोगे, आप ड्रेस खरीद के आ गए। ये डिफरेंस होता है। सिमिलरली जब मनी बिजनेस के अंदर का ही मनी को यूज करेंगे, तो यहाँ पे इस बिजनेसमैन को कुछ किसी को पेमेंट नहीं करनी है, कुछ पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन अगर ये बिजनेसमैन एक्सटर्नल सोर्स पे जाएगा, बैंक के पास गया, बैंक से लोन लेकर आएगा ना, तो इस बिजनेसमैन को बैंक को इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा लोन। ठीक है, इंटरनल में नहीं होगा ऐसा, एक्सटर्नल में ऐसा होगा। तो बिजनेसमैन लॉस में कहाँ आएगा? लॉस में आएगा जब वो एक्सटर्नल सोर्स यूज करेगा। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनल सोर्स बेटर होता है। अगर इंटरनल सोर्स के फंड्स हम यूज करेंगे, बिजनेसमैन यूज करेगा, तो उसको और प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है, ये हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो कहता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रॉफिट जो है ना, अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस को, तो बिजनेसमैन केपेबल हो जाएगा कि वो अपने इंटरनल सोर्सेज को यूज करे, क्योंकि प्रॉफिट होगा, बिजनेस के अंदर पैसा ज्यादा होगा। जब बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा होगा तो बिजनेसमैन उसी फंड्स को यूज करेगा, उसको बाहर से बोरो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट होगा तो बिजनेसमैन को बाहर से बोरो नहीं करना पड़ेगा, जहां पे उसको इंटरेस्ट और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनल रहेगा, प्रॉफिट उसका खुद का रहेगा, उस प्रॉफिट को वो यूज करेगा बिजनेस के लिए। इसलिए कहते हैं प्रॉफिट्स अर्न करने चाहिए। तो ये आपका सेकेंड रोल था। अब देखो, अब क्या होगा जब ये अपने खुद के प्रॉफिट्स को यूज करेगा, खुद के प्रॉफिट्स को जो यूज करेगा वो क्या हो जाएगा? इंटरनल सोर्स हो जाएगा। खुद के प्रॉफिट्स को जब यूज करेगा तो वो आपका इंटरनल सोर्स हो जाएगा। प्रॉफिट्स को उसने यूज करा। क्या करते हैं जब भी प्रॉफिट होता है ना बिजनेसमैन को, फॉर एग्जांपल ये आपका बिजनेस था, मिस्टर ए का वे बिजनेस है, और इनको इस साल में, जैसे आपको पता है जो बिजनेस का ईयर होता है वो आपका वो आपका अप्रैल 1 से शुरू होता है 31 मार्च तक। ये आपका अकाउंटिंग ईयर होता है या बिजनेस का ईयर होता है। हमारा साल जनवरी से दिसंबर चलता है, बिजनेस का ईयर अप्रैल 1 से 31 मार्च चलता है। ये बिजनेस आपकी कंपनी है मिस्टर ए की। अब क्या हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ, इनको प्रॉफिट हो गया 2 लाख का। ठीक है, एक केस है इनको प्रॉफिट हो गया 2 लाख का, दूसरा केस है इनको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, नो प्रॉफिट। अब इनको अपने बिजनेस के लिए कुछ नई मशीन खरीदनी, इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाना है, क्योंकि क्या करना है, इनको एक्सपैंड करना है, बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है। इन्होंने सोचा एक अच्छी मशीन, नई मशीन खरीद लूंगा तो उससे ज्यादा आसानी से सामान बन जाएगा। ये मान लीजिए पेन प्रोड्यूस करते हैं, अब मिस्टर ए को नई मशीन खरीदनी है, नई मशीन इनको परचेज करनी है। ये केस देखते हैं जब उनके पास प्रॉफिट नहीं थे। जब उनके पास प्रॉफिट बिल्कुल नहीं था तो जाहिर सी बात है इनके पास प्रॉफिट है नहीं, इनके पास पैसे है नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये बैंक के पास जाएंगे, बैंक से बोलेंगे कि आप हमको 1 लाख का लोन दे दो, 1 लाख का लोन दे दो, और उस लोन से हम अपनी मशीन खरीद लेंगे। बैंक ने इनको लोन दे दिया। जब बैंक इनको लोन दे देगा तो इस 1 लाख के बदले, देखो जब भी हम लोन लेने जाते हैं ना बैंक से, तो वहां पे एक आप टर्म होगा जिसको हम बोलते हैं मॉर्टगेज। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखना, गिरवी रखना। जब बहुत ज्यादा अमाउंट का लोन लिया जाता है ना, तो क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम प्रॉपर्टी जो है अपनी गिरवी रख के आते हैं। कुछ लोग गोल्ड अपना रखाते हैं, ठीक है, गोल्ड का अगर उनके पास ज्वेलरी है तो वो गोल्ड रखाएंगे और उसके बदले लोन ले लेंगे। कुछ अपनी प्रॉपर्टी, अपना लैंड रख देंगे, कुछ अपना घर गिरवी रख देते हैं। अलग अलग चीजें लोग जो है मॉर्टगेज करते हैं और फिर बैंक से लोन लेकर आते हैं। तो क्या है, जब इनके पास बिल्कुल प्रॉफिट नहीं था तो इनके पास पैसे थे नहीं, मशीन खरीदनी थी बिजनेस के लिए, बिजनेस का एक्सपेंसेस थे,
फंड्स कहाँ से लाए, एक्सटर्नल सोर्स इन्होंने यूज करा, बैंक के पास गए, लोन ले लेंगे 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए उन्होंने लिया, जब ये लोन लिया तो अब इनको इंटरेस्ट के साथ ही वापस भी करना है। लोन लेते टाइम इन्होंने अपना गिरवी भी रखा होगा कुछ ना कुछ, मे बी उस बिजनेस का कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट उन्होंने गिरवी में रख दिया हो, ठीक है। और फिर वो लोन लेकर आ गए, इस लोन से, इस 1 लाख रुपए से इन्होंने मशीन परचेज करी और फिर इनका काम हो गया। यहाँ पे देखो कितनी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो उनकी शुरुआत में थी कि उनका एक पार्ट गिरवी चला गया, कुछ ना कुछ उन्होंने मॉर्गेज करा होगा, एंड दूसरी चीज ये कि अब जब वो लोन वापस करेंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। हमेशा इंटरेस्ट के साथ हम लोन वापस करते हैं। 1 लाख रुपए है तो उनका आप जिस भी हिसाब से होगा इंटरेस्ट इनके पैसे पे लगता जाएगा और फिर वो वापस करेंगे, ठीक है। अगर हम दूसरा केस देखें जहाँ पे इन बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख रुपीज का, जब इस बिजनेस को प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपीज का, तो इसका मतलब है ये 2 लाख रुपीज इस बिजनेस के अंदर ही थे, ये 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा थे मिस्टर ए के पास। अब जब मिस्टर ए को 1 लाख रुपए की मशीन परचेज करनी है तो वो बैंक से लोन लेने जाएंगे नहीं, उनके पास तो खुद ये पैसे रखे, इसमें से 1 लाख रुपए वो यूज करके मशीन खरीद लेंगे और जो बचेगा 1 लाख रुपए, कितना बचेगा, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख बचेगा। उस 1 लाख रुपीज को वो रिजर्व की तरह रख लेंगे जो बाद में कभी उनके काम आ जाएगा। तो प्रॉफिट्स होने से ये फायदा होता है। अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे इन्होंने अपने अकाउंट से, बैंक इसके अकाउंट से निकाले 1 लाख रुपीज, गए मशीन खरीद के आ गए, मशीन आ गई इसके अंदर। अब क्या उनको कोई लोन इंटरेस्ट दे रहा है, कोई लोन वापस करना है, कुछ नहीं करना है, पैसा उनका खुद का था। क्या उन्होंने कुछ अपना मॉर्गेज करा, नहीं करा, मशीन आ गई, वो कैंसिल हो गया, वो पूरा ट्रांजैक्शन आपका खत्म हो गया। इस केस में क्या था, एक्सटर्नल सोर्स में जहां प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, इनको लोन लेना पड़ा, अब उनको इंटरेस्ट पे करना है, अपना सामान कुछ मॉर्गेज करा होगा, तब जाके वो मशीन आई। जहां इनको प्रॉफिट हो रहा है वहां पे इन्हें कोई जरूरत ही नहीं है कि वो लोन ले जाकर उसी पैसे को यूज करके उसी इस 2 लाख को में से 1 लाख की मशीन उन्होंने ले आई, एंड दिस इज नोन एज री इन्वेस्ट करना, दिस इज नोन एज री इन्वेस्ट करना, बिजनेस के पैसे को री इन्वेस्ट करना। प्रॉफिट हुआ था, इन्वेस्ट का मतलब होता है, इन्वेस्ट का मतलब होता है, देखो इन्वेस्ट का मतलब होता है पैसे लगा देना, री इन्वेस्ट का मतलब होता है बिजनेस से जो उनको पैसा मिला ना, जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है उसको फिर से बिजनेस के अंदर लगा देना। प्रॉफिट हुआ बिजनेस से 2 लाख रुपए का, हमने 1 लाख की क्या खरीदी, मशीन खरीद ली। जब हमने 1 लाख की मशीन खरीद ली तो ये 1 लाख की मशीन भी इसी बिजनेस में तो यूज होने वाली है, दिस इज नोन एज री इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो एक बार पैसा लगाया, इन्वेस्ट कर दिया हमने, बिजनेस से हमको अर्न हुआ इतना, उसमें से फिर यूज करके फिर लगा दिया बिजनेस में, दिस इज नोन एज री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, reinvestment of profit. So this is why it is saying that expansion and growth of business, business के expansion या growth के लिए internal source of fund ज्यादा beneficial है। क्यों, क्योंकि internal में हमें कुछ payback नहीं करना है, external में हमें payment करनी होती है, extra खर्चा हो जाता है। internal कब कर पाएंगे, जब profit होगा। So this is the role of profit in business. expansion and growth के लिए profit इसीलिए जरूरी है because reinvestment कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमने फंड्स के बारे में जाना, कैपिटल के बारे में जाना। 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के कुछ नाम आपने जान लिए, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, थर्ड पार्टीज होती हैं, पब्लिक होती है, सब होती है, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज बेनिफिशियल है। एक्सटर्नल में क्या हमने बैंक का देखा कि लोन लेना होता है तो मॉर्गेज करा जाता है, गिरवी रखा जाता है और फिर इंटरेस्ट के साथ उस लोन को वापस करना होता है। जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो उन्हें सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। थर्ड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। देखो ये क्या कह रहा है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। यहां पर कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट जो हो रहा है बिजनेस को, ये एक सिंबल है। सिंबल क्या है, इंडिकेट करे, जो बताए किस चीज का सिंबल है, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी क्या होती है, कोई कितना एफिशिएंट है किसी काम को करने में, कोई कितना केपेबल है किसी काम को करने में। बिजनेस में किसकी एफिशिएंसी बताएगा, बिजनेसमैन की बताएगा। अगर एक बिजनेस को प्रॉफिट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है, उस बिजनेस की मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रही है,
जब अच्छे से मैनेजमेंट होगी, अच्छे से रिसोर्सेज को यूज करा जाएगा, एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करा जाएगा, तो वो सारे फैक्टर्स मिलके उस बिजनेस को ग्रो करवाएंगे। जब बिजनेस ग्रो होगा तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने का मतलब है कि उस बिजनेस की मैनेजमेंट, उस बिजनेस का जो ओनर है, जो भी जितने लोग उस बिजनेस में लगे हैं, वो सब बहुत एफिशिएंट है काम करने में, तभी उनका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है। अगर लॉस हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ये बोलेगा बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं करा गया इसलिए लॉस हो गया। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है बिजनेस को, देन इट इज अ सिंबल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दैट बिजनेस, ऑफ द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दैट बिजनेस। उनकी एफिशिएंसी को ये सिग्निफाई करता है। एंड सेकंड, इट इज आल्सो सेइंग दैट इट इज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इंडेक्स, कई इंडेक्स आपने सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स का सिंपल सा मतलब है जो पता है आपको, ठीक है। जैसे कि इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट बताते हैं कि कौन से कंट्रीज डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है। तो इंडेक्स टर्म बस इसीलिए यूज होता है, अलग अलग बिजनेस की परफॉर्मेंस बताने के लिए इंडेक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। पूरी वो शीट होती बनती है जिसमें बताते हैं कि कोई कितना लेवल पर है, किस रैंक पर है, ठीक है, किस रैंक पर है। तो वो तो हम तभी जान पाएंगे जब हमें पता होगा कौन सा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि हाई प्रॉफिट्स इंडिकेट कि मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, और लोअर प्रॉफिट बताते हैं कि मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, ठीक है। एंड बिजनेस की सक्सेस तभी हम जज कर सकते हैं जब हमें पता हो कि वो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सेइंग रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। देखिए ये पॉइंट आपको पहले ही बताया जा चुका है, रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क है किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में हमें पता ना हो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जब हमें नहीं पता है क्या क्या हो सकता है तो वो अनसर्टेनिटी है। बिजनेस है, बिजनेस में कभी भी आग लग सकती है, फायर हो सकती है, कभी भी थेफ्ट, चोरी हो सकती है, कभी भी फ्लड आ सकती है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, ह्यूमन डिजास्टर हो सकता है। उससे क्या होगा, वो बिजनेस जो है, बिजनेस को लॉस हो जाएगा। एंड दिस अनसर्टेनिटी की कुछ भी कभी भी हो सकता है, दिस इज नोन एज रिस्क। बिजनेसमैन रिस्क उठाता है बहुत ज्यादा, ये भी आपको पता है। एंड देयरफॉर इट इज सेड कि क्योंकि बिजनेसमैन इतना ज्यादा रिस्क उठाता है, उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है। प्रॉफिट वो रिवॉर्ड है जो बिजनेसमैन को मिलना चाहिए क्योंकि वो इतना ज्यादा रिस्क अंडरटेक करता है। सो दिस पॉइंट इज सेइंग कि प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस या रिवॉर्ड जो कि एक बिजनेसमैन को पे करा जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा रिस्क बेयर करता है। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है मनी, इसलिए कि उसको प्रॉफिट होगा। जैसे आपको कोई एग्जांपल दिया गया था नई शॉप खोलने का, जब उस बिजनेसमैन ने शॉप खोली तो उसने कितना स्पेंड करा, उसने वो अपनी शॉप बनवाई, उस या तो रेंट पर ली होगी, उसका फर्नीचर बनाया, उसका सारा सामान खरीदा, फिर तब जाके जब उसके सामान की सेल होगी, जब लोग खरीदेंगे उसके सामान को, फिर जाके वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस करके अपना प्रॉफिट निकालेगा। फिर जब उसका प्रॉफिट निकलेगा तब जाके उसको इनकम मिलेगी। शुरू में कितना ज्यादा एक्सपेंस करा। वहीं अगर आप दूसरा केस देखो एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, आप जाते हो, आप अगर सेलेक्ट हो गए हो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए तो आप वहां पे एम्प्लॉयर के अंदर में काम करने लगते हो एंड सिर्फ आप अपनी मेहनत करते हो। आप पैसा वहां बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करते। एम्प्लॉयमेंट में आप बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आप केवल अपना टाइम देते हो, अपनी मेंटल नॉलेज, या अगर लेबर है तो फिजिकल वर्क करेगा एंड उसको सैलरी मिल जाएगी। बट बिजनेस में क्या है, आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस का पता है एक मोटो है, एक मोटो है, आप एक कुछ भी बोल सकते हो, मनी मेक्स मनी। मनी से ही आप मनी बना सकते हो। जब तक मनी आपका खाली ऐसे पड़ा है, बंद पड़ा, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप मनी कहीं लगाओगे नहीं तब तक आपका वो मनी से एक्स्ट्रा मनी नहीं बनेगा। सो मनी मेक्स मनी जो है ये आपका बिजनेस का मोटो होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इट इज सेइंग कि क्योंकि बिजनेसमैन इतना रिस्क लेता है, किसी और प्रोफेशन में, किसी और एम्प्लॉयमेंट में इतना रिस्क नहीं होता है जितना एक बिजनेसमैन लेता है। एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड कि उस बिजनेसमैन को हमें रिवॉर्ड के फॉर्म में प्रॉफिट देना चाहिए, ठीक है। और ये बिजनेसमैन क्यों करता है? बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही करता है। बिजनेसमैन बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही करता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड, अब ये देखो प्रॉफिट एंड रिस्क जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है और रिस्क, प्रॉफिट और रिस्क डायरेक्टली रिलेटेड है। ये साइन आपको पता है, आपने देखा होगा फिजिक्स में, देखा होगा आपने, 10 तक तो है ही आपकी फिजिक्स। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिस्क का मतलब है कि प्रॉफिट अगर आपका इंक्रीज होगा तो रिस्क भी इंक्रीज होगा, या वाइसा वर्सा।
रिस्क अगर इंक्रीज होगा तो ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा. सो दिस लाइन इज सेइंग कि हायर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट. जितना ज्यादा रिस्क होगा, जितना ज्यादा आपका रिस्क होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा. जितना कम आप रिस्क लोगे उतना कम प्रॉफिट होगा. अब ऐसे क्यों बोला जा रहा है? देखो, रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? ऐसी चीज अंडरटेक करना जहां पे आपको पूरा कंफर्म ना हो कि क्या आपको वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा. ठीक है, रिस्क एक ऐसी चीज है जहां आपको पता नहीं, जहां पे अनसर्टेनिटी, यू डोंट नो कि वहां पर क्या हो सकता है, उसको हम रिस्क बोलते हैं. ठीक है, तो जब ये रिस्क वाला फैक्टर आता है तो दिस लाइन इज सेइंग कि रिस्क और प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. रिस्क का मतलब क्या है? देखो, सबसे बड़ा रिस्क जो बिजनेसमैन लेता है वो तो ये होता है बिजनेस शुरू करने का. देखो, आजकल सारी चीजें अवेलेबल है, सोप से लेकर आप किसी भी प्रोडक्ट पे चले जाओ, हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है. अब सोप की मार्केट आपको पता है कितने वैरायटी के सोप है. अगर कोई मिस्टर ए है, वो सोच रहे हैं कि वो सोप का बिजनेस शुरू करे, लेकिन फिर उनके दिमाग में ये आएगा कि सोप के तो इतनी सारी कंपनीज ऑलरेडी हैं, कितने वैरायटी ऑफ सोप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत वैरायटी के सोप्स अवेलेबल है. उन्हें पता है कुछ सोप कंपनीज इतनी ज्यादा फेमस है कि लोग बस उसी को बाय करेंगे. वहां पे अगर वो बिजनेस अपना शुरू करना चाहेंगे, वहां पे अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो मे भी उनको नुकसान हो जाए, लोग उनके सोप को खरीदेंगे नहीं. जनरली आपने देखा होगा कुछ नए सोप आते हैं तो वो ऐड आते हैं कुछ टाइम टीवी पे, फिर उनका ऐड भी आना बंद हो जाता है, वो सोप जो है उनकी दुकान चल नहीं पाती है. तो ये होता है रिस्क. अब इस रिस्क के चक्कर में, ये रिस्क है, अब पता है बिजनेसमैन को कि ये रिस्क है हमारे पास, अगर हम शुरू करेंगे सोप का बिजनेस तो ये ऐसा हो सकता है. जब उसे ये रिस्क पता है तो दो कंडीशन है, या तो वो रिस्क लेगा या वो रिस्क नहीं लेगा. ठीक है, अगर वो रिस्क नहीं लेता है, अगर वो रिस्क नहीं लेता है, वो बिजनेस शुरू ही नहीं करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो ना ही रिस्क लेकर, ना ही बिजनेस शुरू कर, ना ही प्रॉफिट होगा उसको, ना ही लॉस होगा. लेकिन अगर वो दूसरा कंडीशन देखे रिस्क लेने का, उसने रिस्क लिया, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे दोनों केस है, रिस्क है तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. बट यहाँ पर एक चांस उसके पास रहेगा, एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है कि उसका बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, उसका बिजनेस ग्रो भी कर सकता है. ठीक है, अगर वो रिस्क लेगा तो उसके पास एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हाँ मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट प्रॉफिट भी हो सकता है. सेकेंड सिनेरियो में जहां वो रिस्क ले ही नहीं रहा है, वहां ना ही वो बिजनेस शुरू कर रहा है, ना ही उसका प्रॉफिट होगा, ना ही लॉस होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है. तो रिस्क लेने में ही हैज दैट प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव सम प्रॉफिट. रिस्क नहीं लेने में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती, ना प्रॉफिट रहेगा ना ही लॉस रहेगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि बिजनेस ही नहीं शुरू हो रहा है. आप रिस्क फैक्टर के चक्कर में आपने बिजनेस ही नहीं शुरू करा. तो रिस्क इसलिए कहा गया है कि रिस्क ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट ज्यादा होगा. रिस्क है, प्रॉफिट होगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा. रिस्क आप जितना लोगे, प्रॉफिट लेने के चांसेस आपके उतने बढ़ जाएंगे. लॉस हो सकता है क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, लेकिन प्रॉफिट भी हो सकता है. सो इसलिए कहा जाता है, और इसीलिए बिजनेसमैन तभी कहा जाता है बिजनेस में तो उन्हीं वाले चाहिए जो रिस्क ले सकते हो. अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना तो प्रॉफिट आपको बिल्कुल नहीं होने वाला है. रिस्क लेना जरूरी है. कुछ बिजनेस कंपनी जिन्होंने रिस्क नहीं लिए होते, अगर कुछ कंपनीज ने रिस्क लेने का नहीं सोचा होता और वो इस डर से स्टैब्लिश नहीं हुए थे तो मे बी आज वो कंपनीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती. ठीक है, सोप के इतने सारे ब्रांड्स हैं, बहुत से ब्रांड्स बाद में आए हैं लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनको भी मिल गई है. अगर वो बिजनेसमैन ने रिस्क नहीं लिया होता वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने का, बिजनेस करने का, तो वो सोप आज अवेलेबल नहीं होते. उन बिजनेसमैन को कोई नहीं जानता, बट बिकॉज दे हैव अंडरटेकन द रिस्क, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है. प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है. इसी रिस्क का रिवॉर्ड बिजनेसमैन को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. तो ये हमारा कह रहा है रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल. तो फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है, यहाँ पर एक और कमर्शियल टर्म आपको देखने को मिलेगा, गुडविल या रेपुटेशन गेन करने के लिए काम आता है. रेपुटेशन क्या होती है? जो आपकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है. इमेज, कैसी इमेज बनी वो रेपुटेशन होती है. रेपुटेशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. गुडविल क्या है? एक अच्छी रेपुटेशन अगर बनी है. बिजनेसमैन की अच्छी रेपुटेशन कब बनेगी? बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन तब बनेगी जब वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा. हम अगर कोई इंसान जॉब भी करना चाहता है तो वो उसी कंपनी में जॉब करना चाहेगा जहाँ पे प्रॉफिट्स होते हैं. वो क्यों एक लॉस मेकिंग कंपनी में जाएगा? सो प्रॉफिट्स का रोल ये है कि प्रॉफिट्स एक बिजनेस की रेपुटेशन बनाते हैं पूरी मार्केट में, पूरी सोसाइटी में.
जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करते हैं, गेन करते हैं, उनकी अलग रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है उनकी। गुडविल का मतलब यही है रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन को हम गुडविल बोलते हैं। एंड जो बिजनेस लॉस में होते हैं, जिनकी गुड रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है, तो वो बाद में बंद हो जाते हैं। तो प्रॉफिट का क्या रोल है? प्रॉफिट से बिजनेस को रेपुटेशन मिलती है। सो दीज आर द 5 रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। ये 5 रोल थे। फर्स्ट वाज सर्वाइवल, सेकंड वाज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जहां हमने फंड्स का कॉन्सेप्ट देखा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंड्स का। थर्ड वाज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी या फिर इंडेक्स आप बोल सकते हो, इंडेक्स की तरह एफिशिएंसी का। देन इट इज रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, जो आपका प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड है रिस्क बेयर करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज सेइंग हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स व्हिच एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, प्रॉफिट क्यों जरूरी होता है और प्रॉफिट के क्या क्या रोल होते हैं। सो दिस वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। एंड इसके बाद का जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज सेइंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को भी क्लासिफाई करा गया है और इस पॉइंट से हम आएंगे एक टर्म पे विच इज नोन एज कॉमर्स। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे कॉमर्स के टर्म पर हम बिजनेस से आएंगे। ये शुरू हुई थी कहानी आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज से, ह्यूमन एक्टिविटीज से इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन था प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस का, वहां से हम बिजनेस पर आए थे। अब बिजनेस का क्लासिफिकेशन से हम कॉमर्स पर जाएंगे एंड इंडस्ट्री पर जाएंगे। तो वो धीरे धीरे देखा जाएगा। एंड टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड एंड बाय।